नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। हम मुद्रास्फीति का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम आज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारणों को जानेंगे कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। तो मुख्य रूप से मुद्रास्फीति जब होती है तो दो कारणों से होती है। एक तो मौद्रिक आय बढ़ जाए या उत्पादन की पूर्ति कम हो, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ति कम हो और मौद्रिक आय बढ़ जाए। मौद्रिक आय से प्रभाव ये होगा कि वो मांग को प्रभावित करेगा और मांग बढ़ेगी। तो मांग बढ़ने के कारण और पूर्ति कम होने के कारण दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक हो गया मांग प्रेरित स्फीति, जिसको कि हमने पढ़ा था, और एक हो गया पूर्ति कम होने के कारण या लागत बढ़ने के कारण। तो कुल मिला के मांग और पूर्ति के कारण इन्फ्लेशन प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि किन्हीं भी कारण से, जैसे कि नए नोट छापकर या घाटे की वित्तीय व्यवस्था या इनार प्रेरित किसी भी प्रकार से मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाए, लोगों की मजदूरी बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह, मुद्रा जनता के प्रति होगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा और वो मांग को बढ़ाएंगे और मांग अचानक से बढ़ने के कारण उत्पादन उसकी तुलना में कम रह जाता है और वो डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस को बढ़ाएगा। और क्योंकि मांग की तुलना में पूर्ति कम हो गई तो अब वस्तुओं के दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण इन्फ्लेशन होता है। दूसरी है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य यह है कि जब सरकार मतलब लोगों के सड़क निर्माण हुआ, अस्पताल का निर्माण हुआ, लोगों को रोजगार देने के लिए पुल का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार से सरकार की तरफ से जो धन का प्रवाह है वो जनता के प्रति जाए, जनता की तरफ जाए, और वो किसी भी कारणों से नए नए कार्यों का निर्माण करना जिससे कि लोगों को आय हो, सरकार का खर्चा हो। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार की स्थिति में भी मांग में वृद्धि होगी। तीसरा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार घाटे का बजट बनाती है। आय से अधिक व्यय का बजट होता है, व्यय अधिक होता है, आय कम होती है, तो बाकी के व्यय की व्यवस्था वो नए नोट छापकर या ऋण लेकर इस प्रकार से करती है, जिससे कि मार्केट में मुद्रा का प्रभाव होता है, बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी मांग मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। काला धन जब होते, काले धन को निकालने के लिए या काले धन को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के मेथड अपनाए जाते हैं। जैसे कि नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ अभी कुछ वर्ष पहले। तो इस प्रकार से ब्लैक मनी यदि अर्थव्यवस्था में है तो वो मांग को बढ़ाएगी, क्योंकि ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और लोग उसकी सेविंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और वो अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि को जन्म देगी। उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग, खर्चीला हो, वो बचत कम करे और व्यय अधिक करे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। क्योंकि लोगों की आय मान लीजिए अधिक हो गई तो वो उपभोक्ता व्यय करेंगे। जब व्यय होगा तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाएगी और वो अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारक स्थिति को जन्म देंगे और अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा। छठा पॉइंट है केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन। साख निर्माण मुद्रास्फीति में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो साख निर्माण के माध्यम से इसे कंट्रोल भी किया जाता है और कई बार अविस्फीति की स्थिति में साख निर्माण को प्रोत्साहन देकर इस स्थिति को ठीक किया जाता है। तो साख निर्माण केंद्रीय बैंक द्वारा क्या होता है, कई बार केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण को प्रोत्साहन देता है और वो विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, जैसे कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की क्रियाएं, इन सब में कमी कर देता है और साख निर्माण को प्रोत्साहन देगा। तो जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है साख निर्माण, तो लोगों के पास आय अधिक हो जाएगी, धन का प्रवाह जनता के पास ज्यादा हो जाएगा। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो डिमांड ज्यादा करेंगे और उसकी पूर्ति की तुलना में डिमांड ज्यादा होने पर फिर वापस इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी। करों में छूट, करों में जुड़े जब सरकार द्वारा इस प्रकार की नीतियां अपनाई जाती है कि लोगों को करों में छूट दी जाए। अगर सरकार करों में छूट देती है तो लोगों की मौद्रिक आय में बढ़ जाएगी
मौद्रिक आय बढ़ जाएगी और सरकार के पास मौद्रिक आय कम हो जाएगी, तो लोगों के पास ही रह जाएगी आय। आय जब लोगों के पास रह जाएगी तो क्या होगा, उससे उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मुद्रा, तो पूर्ति यदि उस मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाती है तो वो कीमतों में वृद्धि को जन्म देगा। और इस प्रकार से करों में छूट यदि होती है तो वो उससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति को जन्म मिलेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये कुछ कारण थे जो कि मांग को प्रभावित करते थे अप्रत्यक्ष रूप से। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य मार्केट में मुद्रा मतलब इन सब सार्वजनिक व्यय, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, काला धन, उपभोक्ता व्यय, केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण, करों में छूट, इन सब तरीकों से जो मुद्रा का प्रवाह है वो जनता के प्रति होगा, जनता की तरफ होगा, और जनता की या लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है तो डिमांड करेंगे। डिमांड करने से, और यदि उसी के अनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ पाती है डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो कीमतों में वृद्धि को बढ़ाएगा, और कीमतों में वृद्धि होने से इन्फ्लेशन को जन्म देगा, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो बात थी मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब पूर्ति को कौन कौन से प्रभावित कारक करते हैं? पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब सप्लाई कम हो जाए तो सप्लाई कम किन किन कारणों से हो सकती है उसे देखते हैं। पहला, साधनों की कमी, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर, यानी जो उत्पादन के साधन हैं जिनसे कि उत्पादन होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, उनकी शॉर्टेज हो जाए। तो जब इन्हीं की शॉर्टेज हो गई तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन करेगा कौन, जब उत्पादन के साधन ही कम है तो उत्पादन कम होता चला जाएगा। दूसरा है औद्योगिक झगड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मजदूर जो है हड़ताल पर चले जाते हैं, या उद्योगपतियों या मजदूरों में कोई विवाद हो जाता है जिसके कारण उत्पादन बंद हो जाता है, उत्पादन कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, तो उत्पादन में कमी होती है। तब मौद्रिक आय स्थिर रहने पर, तो मतलब उत्पादन की स्थिति रुक गया तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, तो मौद्रिक आय तो स्थिर है पर फिर भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही। क्यों? क्योंकि पूर्ति नहीं बढ़ पा रही, पूर्ति तो बढ़ी नहीं रही, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जो है वो बंद पड़ा है, उत्पादन है वो बढ़ पड़ा है किसी भी कारण से, हड़ताल के कारण या कोई डिस्प्यूट हो गया अन्य किसी प्रकार का, तो औद्योगिक झगड़े के कारण भी कई बार पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है। तीसरा होता है प्राकृतिक संकट, नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़, भूकंप, अकाल, ऐसी कोई स्थिति हो जाती है जब देश में सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, या अन्य किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, तो उत्पादन में वह पूर्ति में कमी हो जाती है और वो मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, कृत्रिम दुर्लभता यानी संग्रह। कृत्रिम दुर्लभता से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, तो ये स्थिति जब आती है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटीज जब आती है जब मानव लोग वस्तुओं की संग्रह कर लेते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार जो व्यावसायिक होते हैं वो उनको स्टोर कर लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, तो स्टोर कर लेते हैं, तो फिर एक समय बाद जब उसकी शॉर्टेज आती है तब उसकी कीमतें बढ़ाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो भी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि होती है। जब लोगों में वस्तुओं की संग्रह प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाने तथा मांग अपरिवर्तित, मांग तो उतनी ही है वस्तु की परंतु पूर्ति कम हो गई। और वो पूर्ति क्यों है? क्योंकि वो उसकी संग्रह कर लिया उद्योगपतियों ने, या काला बाजारी कर ली, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, निर्यात में वृद्धि, एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब निर्यात अधिक करते हैं हम, जब निर्यात ज्यादा हो जाएंगे तो जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन हुआ, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हुआ है उसमें ज्यादातर माल निर्यात हो रहा है, तो निर्यात होगा तो उस देश में तो उस वस्तु की कमी हो जाएगी, क्योंकि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो पूर्ति में कमी हो जाएगी, जिसके कारण उस घरेलू देश में कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का नियम से तात्पर्य लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये बताता है कि जिस अनुपात में हमने साधन लगाए हमें उस अनुपात में उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि हम 10% साधन बढ़ाते हैं तो हमें 10% ही उत्पादन बढ़ावा चाहिए, परंतु 10% भी नहीं बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि
उससे कम होती है, उत्पादन मान लीजिए 5% 7% बढ़ रहा है, तो जिस अनुपात में साधन लगाया गया उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है या लागतों में वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ति कम होगी, और पूर्ति कम होती है तो लागत बढ़ रही है। किसी वस्तु की लागत बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि उत्पादक उसका उत्पादन कम कर देगा, जिसके कारण जो पूर्ति की कमी होगी और वो मुद्रास्फीति को जन्म देगी, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी। सरकार की कठोर नीतियां। सरकार की कठोर नीति से सरकार जब उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण लगावे, सरकार ने बहुत अधिक नियंत्रण लगा दिया है उद्योगपतियों पे, तो ऐसी स्थिति में उद्योगों पे लाइसेंस नीति उनकी बड़ी कठोर है, वो आसानी से लाइसेंस नहीं देती है उत्पादन करने के लिए, नई नई उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन लाइसेंस नीति की क्रियान्वयन में शिथिलता से नई औद्योगिक स्थापना में हतोत्साहन, अनावश्यक विलंब, करारोपण, सरकार टैक्स बढ़ा दे तो करारोपण से पूंजी विनियोग को हतोत्साहन, उत्पादन वृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब सरकार की कठोर नीतियों के कारण, जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया जाए या अधिक नियंत्रण बन लगा दे, लाइसेंस आसानी से ना मिले, तो इस प्रकार की ऐसी स्थिति में भी पूर्ति प्रभावित होती है और पूर्ति में कमी आती है और मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाती है, जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती है, मार्केट में मुद्रास्फीति होती है। तो ये थे हमारे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ओके, थैंक यू।